सॉल्ट्स जो हैं, सॉल्ट्स किससे बनते हैं? एसिड प्लस बेस से बनते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। ये पता है आपको, है ना? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको। अब जो आपके पास सॉल्ट होता है उसकी भी अपनी एक पीएच वैल्यू होती है। मतलब सॉल्ट्स, जितने भी सॉल्ट्स हैं वो भी एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल के उसके नेचर के होते हैं। न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है, और एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं। अब सॉल्ट का मतलब कॉमन सॉल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जितने भी एसिड बेस से मिलकर कंपाउंड जो भी बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। अब वो क्लोराइड भी हो सकता है, जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड लिखा तो क्लोराइड भी हो सकता है ना? वो कार्बोनेट भी हो सकता है, वो सल्फेट भी हो सकता है, और वो नाइट्रेट भी हो सकता है ना? वो एसीटेट भी हो सकता है, ठीक है? ये सारे के सारे सॉल्ट्स हो सकते हैं। क्लोराइड में आप ब्रोमाइड भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है, फ्लोराइड भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली हमारे ज़्यादातर जो सॉल्ट्स हैं वो क्लोराइड फैमिली, कार्बोनेट फैमिली, सल्फेट फैमिली, नाइट्रेट फैमिली के ही होते हैं जो हम पढ़ते हैं जनरल, है ना? अब ये किससे मिलके बने हैं ये हमें देखना होता है। अब जैसे NaCl है, NaCl, अब ये किससे मिला? ये आगे का पार्ट इसका किससे आया, ये किससे आया? तो आगे का जो पार्ट आता है वो हमारा बेस से आता है, NaOH। ये NaOH से आया और ये HCl से आया। जब इन दोनों को मिलाया तो क्या बना? ये H2O बनता है, H2O और NaCl, तो ये क्या बना? NaCl प्लस H2O। तो पहले सॉल्ट को उठाओ, सॉल्ट में से बेस और एसिड निकाल लो। ये किस एसिड से बना है, किस बेस से बना है। फिर उसको आपके बाद मैंने उसमें आपको वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस लिखवाए, तो आपको उसको देख कर पता चल जाएगा कि कौन सा इसमें से स्ट्रॉन्ग है। जैसे NaOH है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है? जब दो स्ट्रॉन्ग चीज मिलती हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। दो स्ट्रॉन्ग चीज मिलती है तो क्या बनता है? न्यूट्रल सॉल्ट। दो वीक चीज मिलती है तो भी न्यूट्रल ही बनता है, ठीक है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड इज इक्वल टू न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है? न्यूट्रल सॉल्ट मीन्स pH इज 7, इसकी pH 7, वो न्यूट्रल कहलाता है। pH मैंने pH स्केल समझाया था तुम्हें, बीच वाली जो वैल्यू थी वो 7 थी, जो क्या थी? दैट वाज न्यूट्रल वैल्यू। ऐसी वीक बेस प्लस वीक एसिड, ये भी क्या बनाता है जी? न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है? इसकी भी pH क्या होती है? 7 होती है। अब आगे आ जाओ, अगर मैं कहूँ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, अगर वीक एसिड आ जाए तो ये सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा। उसकी pH कैसी होगी? 7 से ज्यादा, ग्रेटर देन 7, ठीक है? pH इज ग्रेटर देन 7, क्योंकि बेसिक हो जाएगा। क्यों बेसिक हो जाएगा? क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा? बेसिक नेचर का हो जाएगा। जो स्ट्रॉन्ग होगा वीक में से वो डोमिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है? अब ये डोमिनेटिंग है तो इसकी pH भी 7 से ज्यादा आएगी। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो तो सॉल्ट तो बनेगा, लेकिन उसका pH क्या होगा? लेस देन 7। मतलब ये बेसिक सॉल्ट बनेगा और ये एसिडिक सॉल्ट बनेगा। दिस विल बी एसिडिक इन नेचर। समझ में आ गया सबको? आई बात समझ में? नहीं तो तू पिछली क्लास में आई नहीं थी, पता ही नहीं होगा, फिर कैसे समझ में आएगा? कर ले, याद कर ले, कोई बात नहीं, ठीक है? तो ये लिख लिया। अब मैं कुछ आपको देता हूँ क्वेश्चंस, तो उसमें से आप क्वेश्चन मतलब सॉल्ट्स के नाम देता हूँ, आप बताओ कि उसकी pH क्या होगी, बताओगे ना? लिख लो, लिख लो। ये मिटा रहा हूँ ऊपर वाला। NaOH में Na तो हमारा मतलब वो है ना, मेटल। पहला टॉपिक है सोडियम क्लोराइड, कैसे बना? सोडियम क्लोराइड NaCl। अब
तुम्हें पता है ये कॉमन सॉल्ट होता है जिसको हम खाते हैं। कॉमन सॉल्ट बनाने के लिए अगर हम इसको लैब के अंदर बनाना चाहें तो लैब में बनाने के लिए हमें NaOH चाहिए प्लस HCl चाहिए। तो दोनों मिलाने पर ये NaCl प्लस H2O। ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन, किस तरीके से हम इसको लैब में बना सकते हैं, लेकिन हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें कहाँ से मिलता है ये? सी से मिलता है। हमारे को दो जगह से मिलता है। एक तो मिलता है हमें, अच्छा इसे क्या बोला, मार्केट से। मार्केट से तो मिलता ही है, टाटा सॉल्ट ला, ये सही कहा मैंने सुना नहीं, मैंने कुछ और ही समझा। चलो ठीक है, मार्केट से मिलता है NaCl, तो बनाने की जरूरत है ही नहीं, बाजार जाओ और खरीद के ले आओ, है ना। तो अब ये हमें कहाँ से मिलता है? सी से मिलता है, एक तो नंबर 1। दूसरा हमें ये कहाँ से मिलता है? माइनिंग करके मिलता है, ठीक है, जिसको माइनिंग उसी की करते हैं, रॉक सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, रॉक सॉल्ट, ठीक है। अब ये रॉक सॉल्ट जो है ना, ये कौन सी रॉक्स हैं, कौन सा नमक है, कहाँ से आ रहा है ये? पहली बात तो जितने भी हम सेंधा नमक इसको बोलते हैं हिंदी में, सेंधा नमक या व्रत वाला नमक है ना, ये सी वाटर में तो बहुत सारा सॉल्ट होता है, तो पता है, ठीक है। उसको क्या करते हैं, ये एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं पानी को, और इवेपोरेशन होता रहता है, वो पानी इवेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट बचता है। उसको सॉल्ट को फिर ये क्या करते हैं, क्रिस्टलाइज करते हैं। उसके बाद उसको फिर ये फिल्टर को साफ करते हैं, फिल्टर उसको क्या नाम है बिल्कुल सफ़ेद कर देते हैं, जो भी केमिकल यूज़ करते हैं उसके अंदर, उसको साफ करके और पतला पाउडर बना के आपको उसमें डाल देते हैं, पैकेट में आपको बेच देते हैं, ठीक है। पर इसको जो सी से हमें सॉल्ट मिलता है, जो टाटा सॉल्ट, ये जो भी सॉल्ट नाम का सॉल्ट आता है, वो सारे सॉल्ट्स में लगभग 6 टाइप्स ऑफ केमिकल्स आर यूज्ड टू रिफाइन दैट सॉल्ट। ये हमें ऐसा का ऐसा नहीं मिलता जैसा हमें समुद्र से या सी से मिलता है। उसको रिफाइनिंग करने में, साफ करने में, सुंदर दिखाने में, उसकी जो भी प्रोसेसिंग करनी है, उसमें 6 प्रकार के केमिकल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तुम कहोगे तो मैं उसके नाम भी ला के दूँगा कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं, ठीक है। तो सी सॉल्ट जो होता है, जो हम पैकेट में खाते हैं, दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, वो नुकसानदायक होता है पहली बात। तो कौन सा सॉल्ट अच्छा होता है? अगर हम उसको ज़्यादा रिफाइन करा हुआ चीज़ नहीं आता, जो क्रिस्टल फॉर्म में मोटी मोटी डली आता है, जो पहले खाया करते थे लोग। अब तुम पैकेट में खाते हो ना, अब से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले ये पैकेट में नमक नहीं मिलता था। बाजार से जाते थे, वो मोटी मोटी जैसे डली अभी भी मिलती है, डली वाला सॉल्ट जो होता है वो मिलता था, मोटा क्रिस्टल्स होते थे, उसमें प्रोसेसिंग नहीं होती थी, नमक था, नमक की तरह यूज़ करते थे, उसमें कोई खराबी नहीं, वो नुकसान नहीं करता, अभी भी नहीं करेगा, लेकिन देखने में वो सुंदर नहीं होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा भाई सुंदर बनाओ, सुंदर बनाओगे तो ज़्यादा बिकेगा, तो इसलिए उन्होंने उसको प्रोसेसिंग करके, और गवर्नमेंट ने उसके अंदर क्या कर दिया, आयोडीन और डलवा दिया, आयोडाइज्ड सॉल्ट कर दिया उसको, क्योंकि गोइटर की प्रॉब्लम होती है, लोगों को दिक्कत होती थी। लेकिन हमारे खाने में सफिशेंट अमाउंट ऑफ आयोडीन वैसे ही मिल जाता है, तो हमारे इस इलाके में कोई दिक्कत नहीं है आयोड्स की, गोइटर की, तो अब ज़बरदस्ती खिलाया जाए। और अब इसके अलावा भी अब बहुत सारे सॉल्ट्स में आयरन भी डालने लगे हैं, आयरन डालने लगे, जिससे किसी आदमी को एनीमिया ना हो। तो ज़बरदस्ती जिसके शरीर में पहले से ही आयरन ज़्यादा है, उसे भी खाना पड़ रहा है, वो अगर लेके आता है तो ठीक है, नहीं लाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन लोगों को समझ नहीं होती, तो वो उसको भी ले आते हैं और उसको भी खाते हैं। तो एक्सेस ऑफ एवरी मिनरल इज़ बैड। हमारे शरीर में कोई भी मिनरल ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी में हमेशा नुकसानदायक होता है, ठीक है। पर जो ये सॉल्ट है, ये वाला जो रॉक सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, ये सबसे बढ़िया सॉल्ट है। इसके अंदर कोई गंदगी नहीं होती, इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होती। ये कहाँ से मिलता है हमें? हमें समुद्र से नहीं मिलता, ये कहाँ से मिलता है? इसकी बहुत सारी माइंस, सबसे ज़्यादा माइंस पाकिस्तान में, ईरान में है, इराक में है, इनमें सब जगह में, जो ये सऊदी अरब वाला एरिया है, यहाँ पर बहुत सारी माइंस मिलती है। सऊदी मतलब जो कौन कौन से हैं, सऊदी अरब एमिरेट्स, नहीं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया और ईरान, इराक, पाकिस्तान, हमारे देश में नहीं पाया जाता है।
अब नहीं पाया जाता, पहले अब से 100 साल पहले हमारे देश में पाया जाता था, क्योंकि पाकिस्तान हमारे देश में है ना, पाकिस्तान तो हमारे हिस्से में टूट गया ना। तो ये वहाँ क्या है, बहुत गहरी गहरी माइंस है। वो क्यों है ऐसा, वहीं क्यों पाया जाता है? पहले वहाँ पर क्या था, सी था। सी जो है अपनी जगह छोड़ता रहता है, जगह जगह टाइम टू टाइम। पहले जहाँ सी था वहाँ अब नहीं है। जहाँ पे अब क्या है, डेजर्ट है, वहाँ पहले सी था। ठीक, रेत इसीलिए तो आई उसकी। ठीक, और सॉल्ट वहाँ पे जमा था, तो पानी वहाँ से खिसक के कहीं और चला गया दूसरी जगह पर, तो अब वहाँ नमक रह गया। नहीं तो नमक कहाँ से आएगा? वो इकट्ठा था पानी, वहाँ नमक नमक नमक, पानी वहाँ से उड़ता गया, गायब हो गया उधर की तरफ। क्योंकि हमारे जो वैसे भी जो कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, वो कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से हर साल एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। पहले अगर हम इनको सबको जोड़ें मैप के अंदर, तो ये पूरा एक मास ऑफ लैंड बन जाएगा, है ना, लैंड मास हो जाएगा, एक सिंगल आराम से। ठीक है, तो एक सिंगल बन जाएगा, लेकिन वो ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद अब वो दूर खिसकते जा रहे हैं। अब हो सकता है अब से 10,000 साल बाद, 5,000 साल बाद हो सकता है इस तरीके से वो मूवमेंट हो कि वो जो कॉन्टिनेंट पहले हज़ारों किलोमीटर दूर थे वो पास आ जाए, क्योंकि हर साल 2 सेंटीमीटर या पता नहीं 3 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर खिसक जाते हैं। तो मतलब दूरी बढ़ती जाती है, तो वो कहीं ना कहीं किसी के पास आएगा, किसी से दूर हो जाएगा। तो ऐसी सी भी जब वो एक उस जगह पर लैंड मास सकेगी, तो पानी भी तो जगह छोड़ेगा वहाँ से। तो पानी जब जगह छोड़ेगा तो वहाँ से पानी चला गया, तो जो उसका नमक था वो वहीं जमा रह गया। बात समझ में आ रही है? तो सॉल्ट हमारे वहीं से आते हैं, तो इस बहुत गहराई तक होते हैं। पाकिस्तान के अंदर इसकी जो माइनिंग होती है ना, उसमें ट्रक्स चलते हैं जो माइंस हैं, और तीन इतने गहरे गहरे, जैसे हम खड़े हैं ये 30 फीट्स पे आ गए हम यहाँ पर, 1, 10, 20 और 30 और 40 और 50 और 60 फुट गहरे नीचे माइंस हैं। उसमें तो ट्रेन चल रही है, उसमें उनको सामान नमक लाने के लिए बाहर निकालने के लिए। मतलब इतनी बड़ी ट्रेन नहीं, जैसे हमारी जो पैसेंजर ट्रेन होती है वो नहीं, पर उसके लिए सामान ढोने के लिए ट्रेन भी वहाँ पे चलती है। ठीक है, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े एरिया में होती है। तो सबसे ज़्यादा जो नमक पाया जाता है वो लाहौर में पाया जाता है, इसीलिए इसको हम लाहौरी नमक बोलते हैं। जो सेंधा नमक है उसका नाम, एक दूसरा नाम क्या है, लाहौरी नमक। लाहौरी नमक का मतलब ये है कि लाहौर से पाया जाता है। ठीक है, और ये अच्छा सॉल्ट है, इसके अंदर सारे मिनरल्स में मिलते हैं। ठीक है, जिसको हम जो है यूज़ करें तो हमारे जितने भी मिनरल्स की ज़रूरत है, हमें कोई बाहर से खाने की ज़रूरत नहीं है, आयोडीन खाने की ज़रूरत नहीं है, आयरन खाने की ज़रूरत नहीं है। सारे जितने भी सॉल्ट्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं वो सारे इसमें मिल जाते हैं। 90 तरह के मिनरल्स होते हैं जो छोटी छोटी मात्रा में हमें ज़रूरत होती है शरीर में, वो सारा रॉक सॉल्ट से हमें मिल जाता है। ठीक है, तो नमक लेबोरेटरी बनाना तो ऐसे, बाकी 2 जगह से हम ला सकते हैं, सी सॉल्ट होता है और माइनिंग करके रॉक सॉल्ट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो बात। अच्छा, इसके बाद इसके कुछ यूजेस देखो, यूजेस देखो, यूजेस क्या है कॉमन सॉल्ट के, यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट या NaCl। तो एक तो है ही खाने के लिए हमारा, है ना, it is used as raw material for making large number of chemicals, ये लिखो पहले। it is used as a raw material, it is used as a raw material for making a large number of useful chemicals in industry, such as, क्या क्या बनाने के काम आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस अभी हम सब सीखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो खाने वाला सोडा होता है वो NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ही बात है,
NaHCO3, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एटसेट्रा, ये 4-5 चीज़ें हैं जो आप लिख लो। ये NaCl से बनती है। NaCl से बनती है, उसका रॉ मटेरियल है, ठीक है। अब सेकंड लिखो, सेकंड यूज लिखो, इट इज यूज्ड इन कुकिंग फूड, ठीक है, इट इज यूज्ड इन कुकिंग फूड। अब ये नमक खाना जरूरी क्यों है हमारे लिए? व्हाई इट इज नेसेसरी टू ईट? जो हमारा नर्वस सिस्टम हमारा काम करता है, सोडियम की जरूरत होती है और पोटेशियम की जरूरत होती है, तो हमारे ब्रेन को काम करने के लिए अच्छा नमक की जरूरत होती है, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही नमक खाना अच्छा लगता है, ठीक है। किसमें? इस समुद्र में से तो मिलता ही है, तो ट्रेसिस तो आ ही जाते हैं, निकाल थोड़ी देगा तो उसमें से पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड दोनों मिलते हैं। ज़्यादा मात्रा में NaCl होता है, लेकिन ट्रेसिस तो लगते हैं, है ना। तो इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग, इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग फूड, और ये इससे क्या होता है? इट इज़ रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, देखो, इट इज़ रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर द वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम, इट इज़ रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर द वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम, द मूवमेंट ऑफ मसल्स, तो वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम में हेल्प करता है, मूवमेंट ऑफ मसल्स में हेल्प करता है, एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक, एंड द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। कहाँ से? इतना स्लो क्यों लिखता हूँ? इट इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर द वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम इन द मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक। अब जब लूज मोशंस आदमी को हो जाते हैं, लग जाते हैं लूज मोशन, तो उस टाइम पे आपको क्या देते हैं? सबसे पहले ORS। उस ORS में क्या होता है? उसमें नमक ही होता है, असली तो नमक ही होता है। कितनी कॉमन सी बीमारी है नहीं? तो ये जो ये है लूज मोशंस बहुत कॉमन है, किसी को भी हो जाती है, किसी का पेट खराब हो सकता है, बाहर की चीज़ खाई। थर्ड यूज है, इट इज यूज एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। अचार के अंदर डालते हो ना, तो वहाँ प्रिजर्वेटिव का काम करता है। अब तुम देखो, अचार जो है उसके अंदर बाहर से कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला जाता है, सिर्फ नमक उसको प्रिजर्व कर देता है। तो नमक जो है वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है पिकल्स के अंदर। और इसके अलावा मीट और फिश, जिसको लंबे समय तक अगर हमें बचा के रखना है, उसको भी नमक से ही बचा के रखा जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्यूरिंग, CURING, क्यूरिंग प्रोसेस। ये याद मत करो, इसकी जरूरत नहीं है, बस इतना याद कर लो कि मीट और फिश को भी ये प्रिजर्व करता है, ठीक। अगला आता है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। देखो, साबुन से नहाते हो, नमक से बनती है। अब वो कैसे बनती है साबुन? किस में डालते हैं? सोप बेस नहीं, सोप बेस कैसे बनता है? हाउ इज सोप फॉर्म मैन्युफैक्चर? अपने घर पे बना सकते हो आप इसको, अपने घर में। सुनो मेरी बात, सुनो। इसका रॉ मटेरियल क्या है? एक तो ऑयल, कोई भी ऑयल। आपको जितनी अच्छी साबुन बनानी है उतना बढ़िया ऑयल ले लो। आप कोकोनट ऑयल ले लो, आप जो है मस्टर्ड ऑयल ले लो, आप पाम ऑयल तो सबसे घटिया प्रकार का ऑयल, उससे गंदा ऑयल कोई नहीं होता। जो आपको शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला ऑयल वो पाम ऑयल है, और जो हमारे देश में होता भी नहीं है उसको हम मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं। और इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट ऑयल्स ऑन दिस अर्थ, सबसे गंदा और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला। जितने भी बाहर प्रोडक्ट हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स आप बाहर से लाते हो, सब में पाम ऑयल यूज़ होता है, तो उसे नहीं खाना चाहिए। आप सनफ्लावर ऑयल यूज़ करो, आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करो, आप मूंगफली का तेल यूज़ करो। मूंगफली को क्या कहते हैं? ग्राउंडनट ऑयल,
ठीक है, आप ऑलिव ऑयल यूज़ करो, आप जो है आलमंड ऑयल, आलमंड, चलो आलमंड तो बहुत महंगा ऑयल होता है तो इसलिए आलमंड ऑयल नहीं, ठीक है, और कैस्टर ऑयल नहीं यूज़ करना, लूज मोशन हो जाएंगे गड़बड़ हो जाएगा काम। कैस्टर ऑयल खाने के लिए नहीं होता, वो सिर्फ पेट को साफ करने के लिए होता है, सब्जी में रोटी नहीं कार होती के लिए नहीं होता? है। कार के लिए नहीं होता? किसके लिए? कार के लिए, कार के इंजन के लिए। अबे वो कैस्ट्रॉल होता है वो। तो इसमें क्या बोला? कैस्टर ऑयल अलग होता है। सारे आते हैं, तू सुन ले पहले। अब जब लिक्विड रखना है तो लिक्विड के लिए भी तो कोई केमिकल डला हो ना जिससे सॉलिड ना हो। बात चीज़ को समझना, कोई भी काम जो नॉर्मल होता है, जैसे मान लो कोई चीज़ है जो सॉलिड फॉर्म में रहती है, अब तुम चाह रहे हो वो लिक्विड फॉर्म में रहे, अब तुम ये चाह रहे हो कि ये लोहा जो है सॉलिड फॉर्म में, अभी लिक्विड फॉर्म में रहे, तो कुछ तो डालोगे ना इसके अंदर, जब ही तो लिक्विड फॉर्म में आएगा ये। अब खाने की चीज़ जितनी ज़्यादा तुम प्रोसेस करोगे तो केमिकल डाल के खाओगे तो वो तुम्हें नुकसान ही करने वाले, तो वो नहीं करना है ना। अब सुन लो, ये तो खैर हाथ धोने हैं तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता इससे। इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा इट इज जो कॉमन सॉल्ट है, इट इज़ यूज टू मेल्ट आइस which collects on the road during winter season in cold countries. It is used to melt ice which collects on the roads, during winter in cold countries. In cold countries. आयरन को रख सकते हैं लिक्विड फॉर्म में? क्या बेटा? आयरन को लिक्विड फॉर्म में रख सकते हैं? हाँ, होता होगा जरूर, कुछ ना कुछ होता होगा जरूर। मेल्ट मैं करके कह नहीं सकता ना, नहीं मेल्ट करके तो फिर सब हार्ड हो जाएगा। उसकी एक कांस्टेंट टेंपरेचर देख रखूंगी, मेल्ट के रहता है। ऐसा नहीं होता। दिस प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे बनाते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बताया था, है ना। अब दोबारा बता रहा हूं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस, अभी बताऊंगा क्यों। CHLOR अल्कली प्रोसेस। अब इसमें आपको मैंने बताया था कि अगर हम किसी का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, मान लो मुझे सोडियम बनाना है, सपोज करो, मान लो मुझे सोडियम बनाना है, तो मैं सोडियम किससे बनाऊंगा? NaCl से बनाऊंगा। नमक से सोडियम बन सकता है। तो यहाँ पर मैं नमक को, सॉल्ट को मेल्ट करके डाल दूंगा और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दूंगा। अरे हम इधर ध्यान दे बेटा, इसमें क्या कर दूंगा? इलेक्ट्रिसिटी पास कर दूंगा। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो क्या होगा? जब तुमने इसको मेल्ट कर दिया तो ये क्या बन गया? सॉल्ट Na पॉजिटिव Cl माइनस। मैंने समझाया कई बार कि आयनाइजेशन करने के लिए, आयंस में ब्रेक करने के लिए किसी भी सॉल्ट को दो ही प्रोसेस है, या तो उसको मेल्ट कर दो या उसको पानी में डिजोल्व कर दो, है ना। दो ही चीज़ें से बताया। तो अगर मुझे सोडियम बनाना है तो मैंने इसको क्या करा? मेल्ट कर दिया। अब ये इस फॉर्म में आ गया Na प्लस और Cl नेगेटिव, यहाँ पे आ गया Na प्लस और Cl नेगेटिव आयंस की फॉर्म में। ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, मतलब दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड, ठीक है। नेगेटिव वाला जो है कैथोड होता है और पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड जो है उसको हम एनोड बोलते हैं। तो ऑपोजिट साइंस जो है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो पॉजिटिव वाला जो है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव वाला वो पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा, ऐसे ठीक। समझ में आई बात है? अब क्या होगा? ये Na पॉजिटिव, अब मैं इसकी रिएक्शन भी लिख रहा हूँ। कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, ये सब चीज़ें आपके आगे भी आएंगी, इसको ध्यान से सीख लेंगे, पहले भी सिखाई थी। अब Na पॉजिटिव था, इसको अब यहाँ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा एक, ये एक इलेक्ट्रॉन कम है ना इसमें। Na पॉजिटिव का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जब तो इस पे एक प्लस चार्ज है, ठीक है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया कैथोड से, और ये क्या बन गया? Na बन गया। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम था, वो हमने बाहर से दे दिया इसको, और ये क्या बन गया? Na बन गया। इसके पास अब पूरे 11 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? 11, सॉरी एटॉमिक नंबर। तो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अंदर, पूरे 11 इलेक्ट्रॉन हो गए उसके अंदर। जो कम थे हमने उसको बाहर से दे दिया।
Na बन गया, वो यहाँ चिपक जाएगा जाके कैथोड पे, उसको हम हटा सकते हैं। एनोड पे क्या हुआ, एट एनोड क्या हुआ, ये क्लोरीन गया, इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही ज्यादा था। नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन आप बाहर से ले लेंगे उतना ही चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। तो इसके पास फालतू है, तो इसने क्या करा, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब ये Cl बन गया, क्लोरीन बन गया, इसके पास अपने 17 इलेक्ट्रॉन्स फिर से हो गए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, क्लोरीन बन गया। अब क्लोरीन तो एटम है, तो एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन मिलके क्या बना लेते हैं, Cl2। ठीक है, क्लोरीन हमेशा डायटोमिक फॉर्म में पाई जाती है, क्लोरीन Cl नहीं होती। क्यों नहीं होती, अभी हम जब इसकी बॉन्डिंग करेंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है। इसके एटॉमिक नंबर की कॉन्फ़िगरेशन होती है 287, 17 नंबर होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैंने इसको कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। और इस 7, इसके भी 7 है। अब दोनों को 8 बनाना है स्टेबल करने के लिए, है ना, तो क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को वो शेयर कर लेंगे। तो इस क्लोरीन ने इसका शेयर कर लिया और इस क्लोरीन ने इसका शेयर कर लिया, तो दोनों के सर्कल में कितने बन गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका मतलब जब शेयरिंग हो गई तो उसको हम क्या बोलते हैं, अभी बहुत सारे करेंगे हम आगे, इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। और शेयरिंग कब होती है, जब नॉन मेटल मिलते हैं आपस में। नॉन मेटल और नॉन मेटल जब आपस में मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग। जब शेयरिंग होगी, क्योंकि दोनों ही गरीब हैं, तो पिछली बार बताया था कि नॉन मेटल्स जो है वो गरीब होते हैं, जो मेटल्स हैं वो अमीर होते हैं, वो देते हैं और वो लेते रहते हैं। तो जब दो गरीब आपस में मिलेंगे तो उनका कभी भी लेन देन नहीं होगा, वो शेयरिंग करेंगे हमेशा, क्योंकि उनके पास देने के लिए तो कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो वो शेयर करके पूरा करते हैं। और जब मेटल नॉन मेटल मिलता है तो वहाँ क्या होता है, एक देता है और एक लेता है। जब गिव एंड टेक हो, एक दे दे और एक ले ले, तो उसको हम आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। दोनों में से कोई भी नाम आप याद कर सकते हो। उसमें एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। समझ में आ गई बात अच्छे से। अभी हम बहुत सारा काम करेंगे आगे भी, उसका मेटल नॉन मेटल में आएगा टॉपिक हो, तो आप करो। ठीक है, अब ये तो हो गई तुम्हारी, यहाँ पर तो बन गई क्लोरीन इस पे, और इस पे बन गई सोडियम। अब तुम चाह रहे हो कि मुझे NaOH बनाना है, अब तुम चाह रहे हो मेरे को NaOH बनाना है, तो NaOH बनाने के लिए आप इन प्लेस ऑफ मोल्टन NaCl आप यहाँ पर पानी में डिसॉल्व कर दो। इसको सॉल्ट को क्या कर दो, पानी में डिसॉल्व कर दो। एक्वस फॉर्म ऑफ NaCl ले लो, NaCl एक्वस ले लो, मतलब पानी में डिसॉल्व कर दो उसको। जब ये होगा तो बनेंगे तो अभी भी Na और Cl है ना। और यहाँ पर अंदर इसमें वाटर भी है ना। जब तुम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो रिएक्शन अभी भी यही हुई, बना अभी भी यही, लेकिन जैसे ही ये बना, क्योंकि सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है, सेकंड नंबर पे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, काशीनाथ, याद है ना, तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स में से एक है। तो जैसे ही सोडियम बनता है, सोडियम किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है, और ये क्या बना देता है, समझ में आई मेरी बात, समझ में आई। तो अब इसकी रिएक्शन क्या बनेगी टोटल, वो मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ कि क्या ये प्रोसेस जो मैं लिखवाया NaCl में क्या होगा, पानी मिलेगा, फिर उसमें क्या करेंगे, वो सब लिखवा रहा हूँ। ये सारा लिखना है, ये कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखना, बस जो मैं समझाता हूँ उसको समझ लिया करो, लिखने वाला पार्ट में लिखवा दूँगा। अब इसको कुछ नहीं लिखना, ये आगे भी काम आएगा तुम्हारे, जब मैं लिखवाऊंगा वहाँ लिखना है। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्लोरल्कली प्रोसेस कर रहे हैं, तो क्लोरल्कली लिख दिया तो कोई बात नहीं, अब उसमें नहीं आएगा ना क्लोरल्कली में। तो मैं जब भी तो कहता हूँ पेन नीचे रखा करो, तुम मानते ही नहीं मेरी बात, उसको लिखना शुरू कर दो। तो लिखने से कुछ नहीं होता, बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, क्या करोगे लिख के, मैं बुक दे देता हूँ, मेरी बुक ले जाकर उसको फोटो कर लेना, उसको लखबीर सिंह है पुराने, तुम्हारे पास भी है लखबीर सिंह, सब कुछ है इन बुक्स में। सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझा करो चीज़ को हो क्या रहा है। यहाँ से उतार के ले जाओगे तो क्या करोगे, याद तो तुम्हें करना है, वो तो बुक से पढ़ लो। ठीक है, पर अब ये जो मैं जितना मैं कहता हूँ ये सिर्फ इसलिए है कि कुछ
कंसाइज नोट होते हैं तुम्हारे पास होने चाहिए कि जल्दी जल्दी रिवाइज करना है, उसे देखा अपना रिवाइज हो गया, इसलिए होती है NaCl। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इसमें से, तो ये क्या बनता है, NaOH बनता है प्लस Cl2 बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, ये देखो। तो अब इनके नाम लिख लेना, सबके नीचे क्या क्या निकला, सोडियम हाइड्रोक्साइड निकला, क्लोरीन गैस निकली और हाइड्रोजन गैस लिख लो इसके नीचे। और इसको बैलेंस भी कर दो, 2 2 2 लगा देना। ठीक है, कहाँ पे लगा दे 2 2 इसमें लगा दे, 2 इसमें लगा दे, 2 इसमें लगा दे, 2 NaOH। बस। ठीक है, 3 2 लगा। अब कौन सी चीज कहाँ बनती है, तो क्लोरीन गैस जो है वो कहाँ बनती है, एनोड पे बनती है। देखो, क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड एट एनोड। क्लोरीन कहाँ बनती है, एनोड पे बनती है। हाइड्रोजन कैथोड पे बनती है, कैथोड पे हाइड्रोजन बनती है। क्लोरीन एनोड पे बनती है और NaOH नियर कैथोड बनता है, कैथोड के ऊपर नहीं बनता, नियर कैथोड, क्योंकि सोडियम बना, सोडियम बनते के साथ ही तुरंत वो पानी के साथ रिएक्ट करता है और कैथोड के पास इकट्ठा होता है। NaOH is formed near cathode. NaOH is formed near cathode. ठीक है, ये पूछा जाता है तुमसे कहाँ पे क्या चीज बनती है, इसलिए लिखवाया है, इसको ध्यान से याद कर लेना। ठीक है, तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस, सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरीन का फॉर्मेशन हुई और NaOH भी बना है। अल्कली क्या होता है, वो बेस जो पानी में सॉल्युबल होता है, तो NaOH इज अ सॉल्युबल बेस, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्कली। ठीक है, तो NaOH अल्कली, तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और इसमें क्लोरीन भी बन गई, तो इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्लोर अल्कली प्रोसेस है। ये भी पूछ लेते हैं कि क्या होता है भाई, क्यों कहते हैं क्लोर अल्कली, तुम बता सकते। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके बाद हम करने जा रहे हैं वॉशिंग सोडा कैसे बनाते हैं, है ना। वॉशिंग सोडा, हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड। देखो, 2 चीज होती है, एक तो होता है वॉशिंग पाउडर जो तुम घर में यूज करते हो, और एक होता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, 2 चीजें। तो जो वॉशिंग सोडा है उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2, ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। अब इसके अंदर और भी 5-7 प्रकार के केमिकल्स डाल के जो मिक्सचर बनता है, जो तुम घर पे यूज करते हो। देखो, बहुत सारी चीजें हैं ना, जो डिटर्जेंट, आप जिसको हम डिटर्जेंट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉशिंग पाउडर। वो डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, टाइड का भी आता है और किस के आते हैं, सर्फ एक्सेल आता है, घड़ी डिटर्जेंट आता है, निरमा आता है, फेना तो फेना भी आता है यहाँ। ठीक है, ये सारे जितने भी, सबके रेट अलग अलग क्यों हैं, कोई 70 रुपये किलो है, कोई 100 रुपये किलो है, कोई 250 रुपये किलो है, कोई 500 रुपये किलो, 400 रुपये किलो है। तो उसके अंदर जो केमिकल, अब तुम बहुत हर चीज़, हर एक चीज़ से नहीं धुलती है। ठीक है, इसमें बहुत सारे उसमें एंजाइम्स भी डालते हैं, वो एंजाइम्स जो भी खाना पीना पड़ा हुआ है उसके ऊपर एक्ट करके उसको साफ करने का काम करते हैं। तो जितनी महंगी केमिकल्स उसके अंदर डाले जाएंगे उतने ही ज़्यादा महंगा होता चला जाएगा। एक्चुअल में जो वॉशिंग पाउडर होता है वो अलग अलग केमिकल्स डालकर ही बनाया जाता है, इसमें डालते हैं। इस वॉशिंग सोडा के अंदर 6-7 तरह के केमिकल्स डालते हैं। अब जब तुम डिटर्जेंट में, पानी में अपनी गंदा कपड़ा डालते हो, उसको साफ करते हो और फिर उसको बाहर निकाल लेते हो, तो क्या जो डर्ट आपने छुटाई है वो दोबारा चिपक जाती है आपके कपड़े के ऊपर? नहीं चिपकती। जो हट गया वो हट गया, वो दोबारा नहीं चिपकेगा आपके कपड़े के ऊपर। तो उसके लिए भी केमिकल यूज़ किया जाता है कि वो दोबारा ना चिपक जाए। ठीक है, आपके कपड़े को वाइट करने के लिए उसके लिए भी केमिकल डाला जाता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो
डिटर्जेंट के अंदर डाली जाती हैं। तो उसका जो मिक्सचर होता है, वॉशिंग सोडा के साथ जो मिक्सचर डालते हैं और केमिकल्स डालते हैं, वो आपका वॉशिंग पाउडर कहलाता है या डिटर्जेंट। और ये डिटर्जेंट जो है इट इज़ बैड फॉर आवर एनवायरनमेंट, इट इज़ बैड फॉर आवर एनवायरनमेंट। क्यों एनवायरनमेंट के लिए? क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता है जल्दी से, सालों साल लग जाते हैं तो भी ये डिकम्पोज आसानी से नहीं होता। तो ये हम अपने घर में यूज़ करते हैं, हमारे उसमें जाता है, वो सीवर में जाता है, सीवर से हमारे देश में कोई ऐसा तो सिस्टम है नहीं कि वो बाद में जाके उसको जो है समुद्र में मिलाएंगे, तो वो कहाँ भेज देते हैं? हम अपने पीने वाली पानियों की नदियों में ही डाल देते हैं। दिल्ली का जितना भी सीवर है वो सारा यमुना में जाता है, जो जहाँ बह रही है, गंगा जी बह रही है, गंगा जी में जा रहा है। सबसे गंदी जो गंगा जी है वो आप वहाँ चले जाओ, कानपुर चले जाओ, कानपुर में अब तो कम हो गया, पहले लेदर का काम होता है, कानपुर का लेदर बहुत मशहूर है। लेदर समझते हो ना, चमड़ा, जो जूते वूते बनते हैं, बेल्ट बनती हैं, उस तो वो जैकेट बनती है, तो उसका जितना भी केमिकल होता था वो सारा गंगा जी। अब तुम पियोगे तो क्या होगा? खुद ही हम ही बीमार होंगे। तो हम बीमार होते क्यों हैं? हम बीमार होते ही इसलिए क्योंकि हमारे पास जो पानी आ रहा है वो भी तो नहर से आ रहा है, वो भी तो नदी के थ्रू ही हमारे घर में आ रहा है। अब उसके अंदर भी पता नहीं क्या क्या डाला, वो साफ़ करने की तो कोई सुविधा है नहीं ऐसे। ठीक है, जो जितना ज़्यादा गंदा होता है उसको, जैसे दिल्ली वाले उसको ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट करके फिर उसे पिला देते हैं दोबारा। पानी नहीं होता तो क्या करें? तो ज़्यादातर कंट्रीज़ में अब यही स्थिति, आने वाले टाइम में 50-100 साल में लड़ाई जो अगली होनी है ना, ऐसा बोलते हैं कि पानी के ऊपर ही होनी है। तो वो ऐसे ही लग रहा है जैसे पाकिस्तान का पानी रोक दिया है तो यहीं से शुरू होगी। ठीक है, इधर बांग्लादेश का रोकने में लग रहा है भारत, इधर पाकिस्तान का रोकने में लग रहा है, क्योंकि हमारे देश में से ही जा रही है उनके यहाँ भी नदी, और बांग्लादेश में हमारे यहाँ से जा रही गंगा जी, तो उसका भी पानी हम डाइवर्ट करने के चक्कर में, क्योंकि वो भी आँख दिखा रहा है, वो भी आँख दिखा रहा है, वो चलो तुम्हें हम बताते हैं पानी क्या संभालेंगे। नहीं, चाइना का बंद ही नहीं कर सकता। ब्रह्मपुत्र नदी का सिर्फ 20% वाटर गोज टू चाइना, 80% हमारे ब्रह्मपुत्र से जो अलग अलग ट्रिब्यूटरीज निकल रही है वो इंडिया में आ रही है, तो वो बंद नहीं कर सकता। ये सब बहम है ना, कुछ दिक्कत नहीं। बनाने कितना भी डैम बनाता हूँ उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमारे देश में ये तो खूब चर्चा हो चुकी है इसकी कि 20% वाटर जो है वो उधर फ्लो करता है चाइना की तरफ, बाकी सब इधर ही करता है, तो इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम पानी के राजा हैं, पानी आएगा रोक देंगे सबको, प्यासे मारेंगे। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2O। अब इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। लिखो, डेका मतलब 10, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, नहीं डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ये सबके साथ नहीं होते वाटर मॉलिक्यूल चिपके हुए, ये कुछ ही सॉल्ट्स के साथ ये वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इसको शेप, क्रिस्टलाइन शेप देते हैं और उसको कलर भी देते हैं किसी किसी। जैसे कॉपर सल्फेट का नाम तुमने सुना होगा, कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर। ठीक है, तो ब्लू कलर है तो उसके साथ क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं 5। FeSO4 is a ferrous sulfate, इसके साथ 7H2O जुड़े होते हैं। ये ब्लू कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। ब्लू विट्रोल इसी बोलते हैं कॉपर सल्फेट को, दिस इज आल्सो कॉल्ड ब्लू विट्रोल। ठीक है, अब इसको अगर हम पाउडर फॉर्म में कर दें और उसको नीला है ना, तो उसको गर्म कर दो, तवे के ऊपर डालो और गर्म कर दो, तो ये इसके वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। इट विल टर्न फ्रॉम ब्लू टू वाइट, कलरलेस हो, वाइट हो गया वो, उसके साथ भी यही होगा, वो भी वाइट हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर जब तुम उसे छोड़ोगे तो इट विल रीगेन वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर,
तो फिर से दोबारा ब्लू हो जाएगा, वो दोबारा से फिर ग्रीन हो जाएगा। इसी से हमें पता चलता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसकी वजह से ही इसमें ब्लू और ग्रीन कलर होता है। समझ में आ गई बात? तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ ही सॉल्ट्स के साथ मिले होते हैं, जिसमें से मैंने 2-3 आपको लिख के दिखाए हैं। इनके अब जरूरी नहीं कि इनका कलर ही हो, ये भी जरूरी नहीं कि कलर दें, ये उसकी शेप भी देते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो शेप होती है वो भी ये डिसाइड करते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, किसी में कलर देते हैं, किसी में क्रिस्टल देते हैं, किसी में दोनों देते हैं। ठीक, ऐसा क्या होता है?